पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। देखो क्लास में ऐसे शोरगुल करने से काम नहीं चलेगा। बात को समझो, 12वीं क्लास का सिलेबस बहुत बड़ा है और उसे टाइम से ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो जितना तुम लोगों का योगदान होगा ना उतना जल्दी हम ख़त्म कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से ख़त्म होगा, सभी लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तब जा कर के ख़त्म होगा। तो सभी लोग मन लगा के पढ़ो, क्लास में शांति बनाए रखे। किसी भी टीचर के क्लास में जितना ज़्यादा तुम लोग शांति बना के रखोगे ना उतना अच्छे से हम लोग पढ़ा पाएंगे और सिलेबस खत्म हो पाएगा, ठीक है। आओ सभी लोग फोकस करो बोर्ड पर, जरा समझने का प्रयास करो। देखो हम लोग 12वीं क्लास के केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, देखो इधर। तो जब हम लोग 12वीं क्लास के केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का इसमें 3 ब्रांच है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। उसमें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री का बात करेंगे। और इस फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स है। इसमें से कुछ चैप्टर एनसीईआरटी हटा दिया है, ठीक है। लेकिन हमारा बिहार बोर्ड का एक खराब आदत है, ठीक है ना, ये हटाता ही नहीं है किसी चीज़ को, जो हो गया सो हो गया। तो बिहार बोर्ड में हमें 5 का 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये जो 5 चैप्टर है ना, इस 5 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर का क्या नाम है? सॉलिड स्टेट। क्या नाम है इसका? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब क्या? ठोस अवस्था। कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था। याद करो क्लास 9वीं का दिन जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। ठोस बराबर, वहां पर तुम लोगों ने ठोस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। लेकिन 12वीं क्लास में ठोस अवस्था अपने आप में एक चैप्टर है। बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद दूसरा चैप्टर है लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। 9वीं क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा द्रव अवस्था, थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ द्रव अवस्था अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। वहाँ 9वीं क्लास में पढ़ा होगा गैस अवस्था। 11वीं क्लास में एगो चैप्टर का नाम है गैसियस स्टेट, ठीक है ना, यानी गैसीय अवस्था। तो समझ लो, ठीक है। वहाँ पर जो टॉपिक था यहाँ पर अपने आप में एक चैप्टर है। तो क्लास 9th में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़े थे, लेकिन क्लास 12वीं में सॉलिड स्टेट अपने आप में एक चैप्टर है। देखो सॉलिड स्टेट क्या होता है, हम ये समझने से पहले एक दो छोटा मोटा बात समझेंगे। जैसे देखो इधर सभी लोगों ने 9वीं क्लास में पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। हम लोग एक पीछे वाले बात को याद करते हैं, मैटर यानी कि पदार्थ, ठीक है। मैटर, व्हाट इज मैटर? देखो कोई भी ऐसा चीज जिसके पास वजन होगा, ठीक है ना। देखो 2 चीज़ है मात्र, किसी भी चीज को हम पदार्थ कब कहेंगे? तो 2 चीज। पहली बात उसके पास मास होना चाहिए, दूसरा बात वो जगह घेरना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कोई भी दुनिया में ऐसा चीज ले लो जिसके पास वजन है और वो जगह घेरता है, हम क्या बोल देंगे? वो मैटर है। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, तो मुझे लग रहा है मार्कर के पास वजन होगा। अरे मार्कर के पास वजन है कि नहीं है? और जहां पर इसको हम रखेंगे वहां पे जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? दिस इज मैटर, ठीक है ना। जैसे मान लो कि चलो मेरा ये जैकेट है, इसके पास कुछ ना कुछ वजन है कि नहीं है, ठीक है। और इसको जहां रखेंगे जगह घेरेगा, इसका क्या मतलब हुआ? जैकेट अपने आप में एक मैटर है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल के पास वजन है कि नहीं है? इसको जहां पे रखेंगे जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? मतलब मोबाइल एक मैटर है, ठीक है। कुछ भी, एनीथिंग यू कैन सी अराउंड यू, ठीक है ना। तुम अपने चारों तरफ जो भी चीज देख रहे हो ना वो सब मैटर है, सब कुछ मैटर है। कोई भी ऐसा चीज देखो जिसके पास वजन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। पानी के पास वजन है कि नहीं है? पानी भी मैटर है। हवा के पास वजन है कि नहीं है? हवा भी मैटर है, ठीक है। हवा के पास वजन है ना जी, ठीक है। जब गैस सिलेंडर खाली रहता है 15 किलो, भर जाता है तो 30 किलो, ठीक है ना। तो हवा के पास भी क्या है? वजन है, वो भी जगह घेरता है। इसलिए एयर भी क्या है? हवा भी क्या है? मैटर है। तो एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। हम लोग जिस भी चीज को देख रहे हैं वो सब क्या है? पदार्थ है, सब मैटर है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज है जो पदार्थ नहीं है, कुछ चीज है जो मैटर नहीं है, वो क्या है? फीलिंग्स। देखो जो भी फीलिंग्स है, ठीक है ना, एक्सेप्शन की हम बात कर लेते हैं, इसका अपवाद क्या है? तो फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स है, ठीक है ना। फीलिंग्स मतलब क्या? जैसे ईमानदारी मान लो, ठीक है ना। जैसे मान लो स्मेल, सुगंध, ठीक है ना। सुगंध एक फीलिंग है ना। अच्छा सुगंध, बुरा सुगंध, वो कोई पदार्थ का नाम नहीं है, वो कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। लव, प्रेम क्या है? एक फीलिंग है, ये थोड़ी पदार्थ है। इसके पास वजन होता है, हम तुमसे 5 किलो प्यार करते हैं ऐसा होगा? ऐसा बोलेगा तो समझ जाएगा लोग सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है। सॉलिड स्टेट इसका कमजोर है, ठीक है ना। थोड़ा सा आराम से, ठीक है। लव, ऑनेस्टी, ठीक है ना। ईमानदारी, ये ईमानदारी क्या है? ये मैटर है, इसके पास वजन होता है। ईमानदारी एक फीलिंग है, ठीक है ना। तो ये बात को याद रखना है। सिंपल, वो क्या बोलते हैं उसको? नाउन पढ़ा है तुम लोग? तो एक नाउन होता है ऐसा फीलिंग्स वाला, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं शायद उसको, ठीक है। हाँ, भाववाचक संज्ञा हिंदी में। तो जितना भी भाववाचक संज्ञा है वो कोई भी पदार्थ नहीं है, तो ये बात याद रखना है। तो जितने भी चीज को हम देख रहे हैं सब पदार्थ है, किसको छोड़ के? फीलिंग्स वगैरह को छोड़ के, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। अब देखो
हम अभी तक क्लास 9th में घुसे हुए हैं, 12th में आए नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया मैटर के बारे में। फिर हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि भाई लोग ये जो मैटर होता है ना, वो एक्चुअली में बहुत छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसको हम बोलते हैं पदार्थ का कण। क्या बोलते हैं? पदार्थ का कण। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। मतलब क्या कि जितने भी मैटर है इस दुनिया में वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है। तो हम क्या बोले कि दुनिया में जो भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब ये पार्टिकल्स या तो एटम हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, या तो आयंस हो सकते हैं। ये बात को याद रखना है, ठीक है ना। दुनिया में जो भी मैटर है, ठीक है, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब वो पार्टिकल्स या तो एटम यानी कि परमाणु हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं। इस बात को याद रखना है। अब फिर हम इस पार्टिकल के बारे में जाने थे कि चलो भाई थोड़ा सा पार्टिकल के बारे में जान लेते हैं कि अगर मैटर जिस पार्टिकल से बना हुआ है उस पार्टिकल का क्या नेचर है, क्या क्या विशेष, मतलब पार्टिकल के बारे में कुछ कुछ बात जान रहे थे हम लोग उस टाइम पर। उसमें एक बात हम लोग जाने थे, जैसे मान लो कि ये एक पार्टिकल है, देखो इस तरीके से पार्टिकल है, किसी पदार्थ का ये पार्टिकल है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि दो पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा सा खाली स्थान होता है ना। दो पार्टिकल के बीच में क्या खाली स्थान होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ये बात याद रखना है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ये बात याद। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल पढ़े थे कि एक गिलास हम लोग पानी ले लेते हैं, उसमें थोड़ा चीनी डाल के उसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे, तो मिक्स होने के बाद भी पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसके बीच में स्पेस होता है। और जब हम लोग चीनी को मिक्स करते हैं तो चीनी का जो पार्टिकल है वो इस स्पेस में घुस जाता है, जिसके कारण पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। तो ये सारा चीज़ हम क्लास 9 में पढ़े थे। तो अभी फिलहाल काम का क्या चीज़ है? काम का ये चीज़ है कि भाई कोई भी पदार्थ है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, और उस पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान होगा, ठीक है ना। उस खाली स्थान को क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलेंगे उसको? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये बात याद रखना है। एक और बात हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में, ठीक है। क्या? जैसे मान लो कि यह एक पार्टिकल है, यह एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल ना एक दूसरे को घिसता रहता है एक बल से, एक फोर्स से, ठीक है ना। जितना भी पार्टिकल है वो सब एक दूसरे को घिसता रहता है। इस बात को याद रखना है। जितना भी पार्टिकल है वो सभी एक दूसरे को खींचता रहता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है सभी के बीच में। उस फोर्स को क्या नाम देते हैं हम लोग? उस फोर्स को नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या नाम देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस बात को याद रखना है। क्या नाम देंगे उसको? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो दो चीज है, मात्र दो चीज है, और यही दोनों चीज पूरा चैप्टर का बेस है। यदि ये दोनों चीज हमें समझ में नहीं आएगा ना तो ये चैप्टर समझने में थोड़ी थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी। तो हम दो चीज बता रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये बात याद रखना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हुआ कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी पदार्थ के, उनके बीच में खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी एक दूसरे को खींचते रहते हैं एक अट्रैक्शन फोर्स से। उस फोर्स का क्या नाम है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इतना बात याद रखना है। अब जरा देखो, समझने का प्रयास करो। देखो जैसे मान लो कि यह एक फोर्स है, मतलब सॉरी ये एक पार्टिकल है, किसी भी पदार्थ का पार्टिकल से ये, ठीक है ना। अब सोचो कि सभी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत तागड़ा है। यदि किसी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत तागड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या होगा? दोनों चिपक चिपक के रहेगा। नहीं समझ रहा है? हम है और ये है, और मान लो कि दोनों आदमी के बीच थोड़ा खाली स्थान है कि नहीं है। अगर हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन वाला तागड़ा हो जाए तो तुमको नहीं लग रहा है कि दोनों आदमी सट जाएंगे? नहीं सट जाएंगे? विक्की तुमको लग रहा है? क्या बात करता है? विक्की को भी लग रहा है। विक्की भी साइंस वाला विद्यार्थी है ना। चलो खैर, देखो इधर तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे सुनो, देखो जैसे मान लो कि देखो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, दोनों के बीच में स्पेस है कि नहीं है? अरे इतना स्पेस है ना। लेकिन यदि मानो कि दोनों के बीच में फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स तागड़ा हो जाए, यानी कि यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तागड़ा हो जाए, तो नहीं लग रहा है कि दोनों नजदीक में आ जाएगा? और दोनों नजदीक में आ गया तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट गया। यही बात हुआ ना। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम बस कहना ये चाह रहे हैं कि यदि फोर्स बढ़ेगा तो स्पेस, या ऐसे कह लो यदि स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स। इसका मतलब हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं क्या, कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स के, ये बात याद रखना है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के। इसका मतलब यदि फोर्स बढ़ेगा तो स्पेस घटेगा, और यदि फोर्स घटेगा तो स्पेस बढ़ेगा, ये बात याद रखना है। समझ में आया? ठीक है, तो ये छोटा छोटा सा बात है, ठीक है ना। अब देखो, अब मान लो कि दुनिया में जितना भी पदार्थ है वो सभी में जो फोर्स है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये मार्कर है, तो जितना पार्टिकल्स के बीच में फोर्स तागड़ा इसमें होगा उतना ही तागड़ा हमारे जैकेट में भी होगा। ये कोई जरूरी बात? यानी कि अलग अलग पदार्थ में ये जो फोर्स का स्ट्रेंथ है, यानी कि फोर्स की मजबूती है, वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। और इस मजबूती के आधार पर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की मजबूती के आधार पर हम पदार्थ को 3 प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में बांटते हैं? 3 प्रकार में बांटते हैं। उसमें से एगो का नाम है सॉलिड। क्या नाम है? सॉलिड। दूसरा क्या नाम है? लिक्विड। तीसरा का क्या नाम है? गैस। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लड़का क्या करा रहे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी कि भौतिक गुण के आधार पर हम पदार्थ को 3 प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तीनों को हम बोलते हैं पदार्थ की अवस्था, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ मैटर। ये बात याद रखना है। तो आज के बाद याद रखना, पदार्थ के कितने स्टेट? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन 9th क्लास में इसके अलावा भी 2 पढ़ा होगा। कौन कौन? बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा। यानी कि यदि हम 9वीं क्लास की बात करें तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 5। कितने? 5। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, यही बात है ना, ठीक है। तो 5 था 9वीं क्लास में। लेकिन अभी याद रखो कि स्टेट कितने हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग अभी सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सॉलिड के बारे में। पहले हम जितना बात बताए हैं उतना बात हम लिखा देते हैं, ठीक है। चलो, बना हेडलाइन मैटर। कभी कभी हमको लड़का सब पर विश्वास नहीं होता रहता है ना, लड़की बता आज तक कोई भी नहीं किया, ठीक है। कह रहा हूँ कम बैक टू द टॉपिक। सभी लोग वापस आए, ठीक है। मतलब बोर्ड पर वापस आओ। तुम्हारा शरीर यहाँ है, तुम्हारा मन दूसरे जगह है, हम समझ रहे हैं ना, ठीक है। मन को भटकने न दो पार्थ, समझ गया ना। ये मन शरीर का सारथी है, समझ गया ना। गाना नहीं सुना है? मन जिधर जाएगा शरीर उधर जाएगा। सब अपने में बतिया रहा है, हमसे कौन बतियाएगा? बतिया पता चलेगा घंटी लग गया। और तब तुम नवंबर में कहना हमको सर 5 गो चैप्टर कैसे बचा हुआ है, तब कहेंगे दुगुना पूछवे करेगा, 5 को अपने से पढ़ लो। बोक्का हल्ला करता है। देखो इधर सुनो, हम अभी क्या बात बोले, अभी तक हम लोग क्या डिस्कशन किए हैं? छोटा छोटा सा चीज़, ठीक है ना। फिर फाइनली हम लोग क्या बात किए कि एक्चुअली ये पदार्थ यानी कि मैटर के 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और हमें लिक्विड गैस से कोनो मतलब पढ़ना क्या है? सॉलिड स्टेट। बना हेडलाइन द सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। और यही हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। जरा समझने का प्रयास करो। देखो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे। देखो सुनो, सभी लोग समझो। फिर सब कहाँ कहाँ ध्यान दे रहा है? रे लड़का, ए महतो आएंगे ना, समझ गया ना। तो कुछ नहीं रहा तो चलो आओ, देखो इधर देखो। नाम है राकेश महतो, तुम अपने आप को चंदन महतो समझ रहा है रे। आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, हैं? क्या कर रहा है बिहार में? वैसे भी बहुत क्राइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, हाँ है ना। तुमको अच्छा लग रहा है? क्राइम बढ़ना दिक्कत वाली बात नहीं है। जब क्राइम बढ़ता है ना, इससे नुकसान होता है शरीफ आदमी को, ठीक है। मान ले कि तू क्रिमिनल है, 4 गो पिस्तौल खरीद लिया, सटाएगा किसी को, तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यदि तुम शरीफ आदमी है तो तुमको यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तब तुम एरिया छोड़ के भागना चालू करेगा, दिल्ली रहेगा, मुंबई रहेगा। चालू कर दिया। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास ये मार्कर है, क्या है ये मार्कर? जैसे मान लो यहाँ पर ये मार्कर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको दूसरा जगह ले जाएंगे। देखो ये मार्कर है, यहाँ से इसको हम दूसरा जगह ले जाएंगे। या मान लो कि यह अभी मान लो कि ये मार्कर हमारे हाथ में है या इसके बाद हम अपना हाथ से क्या कर दिए, किसी बर्तन में डाल दिए, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि स्थान बदलने पर इस वस्तु का शेप साइज सब बदल रहा है? बदल रहा है जी। अभी इसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम्हारे पास चल जाएगा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। या इसको हम थोड़ा बहुत दबा के इसका शेप साइज चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, समझ गया ना। तो कोई भी वैसा पदार्थ जिसका शेप साइज और वॉल्यूम निश्चित रहता है उसको हम क्या बोलते हैं?
सॉलिड। क्या बोलेंगे उसको? सॉलिड। ये बात याद रखना है। तो सॉलिड के बारे में सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, ठीक है, कि इसका शेप, साइज और वॉल्यूम, इसका शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होता है? ये डेफिनिट होता है, यानी कि निश्चित होता है। इस बात को याद रखना है, पहला बात सॉलिड के बारे में, पहला बात। दूसरा बात, अब हमारे पास सवाल है ऐसा क्यों, तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि सॉलिड का शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो उसका सिंपल कारण है कि जो सॉलिड स्टेट होता है ना, उसमें पार्टिकल्स बहुत जोर से एक दूसरे को खींचता है, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत तागड़ा होता है, जिसके कारण इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। तो हम दूसरा बात लिख सकते हैं कि यदि हम फोर्स का बात करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम होगा। कैसा होगा? मैक्सिमम। लेकिन यदि हम स्पेस का बात करेंगे तो ये सबसे कम होता है, यानी कि मिनिमम होगा। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन चीज़ है ना, तो तीनों में से सबसे तागड़ा फोर्स किसमें है? सॉलिड में। और सबसे कम स्पेस किसमें है? सॉलिड में है, सॉलिड में। सिंपल बात है ना। अब देख, जिसमें फोर्स तागड़ा है उसमें स्पेस कम होगा, तो सिंपल बात है कि यदि सॉलिड में फोर्स बहुत तागड़ा है तो वहाँ पर स्पेस बहुत कम होगा। इस बात को याद रखना है। अब देखो, यही दो जो रूल है ना, यही दो जो इसका गुण है ना, इसी के कारण अब इसका सब गुण होगा। ठीक है, जैसे तुम लोग पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि जो सॉलिड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या? पिघलाने का द्रव्यमान, सॉरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर कोई चीज पिघल जाता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर कोई चीज उबलने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो यदि हमें सॉलिड को पिघलाना है या सॉलिड को उबालना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है? इसका भी यही कारण है कि बॉस इसका फोर्स बहुत तागड़ा है। ठीक है ना। इस फोर्स को तोड़ने के लिए यदि पिघलाना है या उबालना है, इसका मतलब हुआ कि फोर्स को तोड़ के पार्टिकल को अलग अलग करो। ठीक है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ फोर्स बहुत तागड़ा है तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। तो सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत तागड़ा होता है, जिसके कारण उसे तोड़ करके लिक्विड वगैरह में बदलने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसीलिए सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे यदि हम लोहा की बात करेंगे ना तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। तो 1500, तो समझ रहा है? 15 नहीं 1500। ठीक है, यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो भक मच्छर छोड़ा देता है, तो 1500। ठीक है ना। यदि इसका हम बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे तो लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। समझो 2400 डिग्री सेल्सियस। आदमी का हड्डी गला दे, हड्डी का लोहा गला दिया तो हड्डी नहीं गला देगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इतना हाई टेम्परेचर है, इतना हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद देखो सॉलिड भारी होता है, सॉलिड भारी होता है ना। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। और उसका भी यही कारण है। भारी का क्या मतलब हुआ? डेंसिटी। मतलब क्या? इसका डेंसिटी हाई होता है। डेंसिटी क्या होगा? हाई होगा। मतलब सॉलिड भारी होते हैं, इसका डेंसिटी, इसका घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। उसके बाद और भी सारा गुण हो सकता है, जैसे हम इसको बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो मार्कर है, इसको हम बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते, लेकिन उसका सर रुइया को तो हम दबा सकते हैं, वो तो सॉलिड है ना। उसका एक अलग गुण है। जैसे स्पंज है, हम स्पंज को दबा सकते हैं लेकिन वो भी सॉलिड है। तो स्पंज को हम क्यों दबा सकते हैं? उसका कारण है कि स्पंज में छेद होता है। स्पंज में क्या होता है? छेद, और उस छेद में हवा घुसा रहता है एक्चुअली में। जब तो उसको दबाएगा ना तो छेद में से हवा निकल जाएगा, जिस कारण वो दब जाएगा। समझ गया? तो स्पंज को दबाने का एक अलग कारण है। लेकिन सामान्यतः हम सॉलिड को बहुत ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं। कि तुम्हारे सामने पिलर है, सॉलिड है, दबा के देखो ना, समझ गया ना? दब रहा है रे, नहीं दबेगा। ठीक है, तो सॉलिड को सुन, हम सॉलिड को बहुत ज़्यादा नहीं दबा सकते। दबाने का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कि ये दो गो पार्टिकल है, ये दो गो, तो दबाने का क्या मतलब हुआ? कि दोनों नज़दीक आएगा। लेकिन ये पहले से बहुत नज़दीक है तो अब इसको कितना नज़दीक लाएगा? अभी अब नज़दीक कहीं भी नहीं करेगा। समझ गया ना। तो इस बात को याद रखना है कि सॉलिड को हम बहुत कम दबा सकते हैं, यानी कि इसको हम कंप्रेस कम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं। इस बात को याद रखना है। ठीक है, सॉलिड के बारे में ये बात याद रखना है। और भी बहुत सारा इसका गुण हो सकता है। जैसे ये फ्लो नहीं करता है। फ्लो करने का क्या मतलब हुआ? बहना। जैसे मान लो पानी है, पानी को यहाँ रख देगा तो बह के चल जाएगा। ठीक है, चाहे गैस है, गैस को यहाँ पे लीक करेगा तो पूरे में फैल जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लो करना या डिफ्यूजन। समझ गया ना। लेकिन सॉलिड ऐसा करता है बहुत कम। ठीक है ना, सॉलिड भी डिफ्यूजन करता है लेकिन बहुत कम। लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करता है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम मार्कर को यहाँ रखेंगे ये अपने मन चल जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लो नहीं करता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है, डोंट फ्लो। ठीक है ना, ये फ्लो नहीं करता है। तो ये सब कुछ गुण है सॉलिड का। ठीक है, तो ये छोटा छोटा बात हुआ।
तो सॉलिड का ये बात हो गया, ठीक है ना, ये सॉलिड का कुछ गुण हो गया, ठीक है ना। अब सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो प्रकार के सॉलिड होते हैं, ठीक है। हम उसके बारे में अगले दिन बात करेंगे, सॉलिड का टाइप्स, ठीक है ना। चलो लिखना चालू करो, बना हेडलाइन द सॉलिड स्टेट, और हम लिखा रहे हैं।